नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे द्वैध शासन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये द्वैध शासन, और कई बार द्वैध शासन से जो है सवाल बनता है, इसलिए क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, द्वैध शासन लगा कहाँ था पहले वो देखेंगे। लगा था ये दोस्तों बंगाल में, और आपको याद हो 1764 में एक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में जीत के बाद जो है कंपनी सर्वे सर्वा बन गई, और 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई। दोस्तों, बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई। तो ये हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1765 में बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई, और कंपनी का बंगाल पर जो है एक छत्र जो है नियंत्रण स्थापित हो गया, और राजनीति की भी जो संपूर्ण शक्ति थी, संपूर्ण राजनीतिक संपत्ति, जो संपूर्ण राजनीतिक नियंत्रण बोल लो, कंपनी के हाथ में आ गया। तो ये हमने देखा, तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी इसी बंगाल में। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि इस वीडियो में कि द्वैध शासन था क्या, किसने लागू किया, इसका जनक कौन था। तो शुरू करते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन से हम अर्थ दोहरा शासन, इसका अर्थ दोहरा शासन भी लगा सकते हैं, यानी दो तरह से शासन हो रहा था बंगाल पर। तो सबसे पहले देखते हैं द्वैध शासन के बारे में, इसके जनक कौन थे। तो दोस्तों, इसके जनक हैं, अगर कभी सवाल आ जाए कि द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है, तो लियोनस कर्टियस, यह इसके जनक थे। और इसकी शुरुआत अभी हमने देखा बंगाल में हुई थी। तो बंगाल में इसको शुरुआत करने वाला कौन था दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने इसे शुरू किया था। और यहीं देख लेते इसको खत्म किसने किया। इसको खत्म किया था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने इसको खत्म किया 1772 में। ठीक है दोस्तों, और 1765 में ये बंगाल में द्वैध शासन लगा, और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इसको खत्म किया गया। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं कि शुरुआत किसने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने, और खत्म किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। अब ये था क्या, उसके बारे में देखते हैं। तो अगर दोहरा शासन या द्वैध शासन हम देखें, तो दोस्तों इसमें दो प्रकार का हमें देखने को, अधिकार देखने को मिलते हैं, उनको हम यहाँ चर्चा करेंगे। दो तरह के अधिकार, यानी कंपनी का अधिकार क्या था, यानी एक तरफ तो कंपनी चला रही थी, और एक तरफ जो बंगाल के जो शासक थे वो चला रहे थे। तो जो भी नवाब वगैरह थे वह चला रहे थे। तो अब देखते हैं। तो अधिकार में एक तरफ अपन देखते हैं दीवानी अधिकार, और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकार। इससे पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर द्वैध शासन था क्या। तो अगर दीवानी अधिकार की बात करें, तो दीवानी अधिकार में सिविल न्याय, यानी जो भी नागरिकों के न्याय संबंधी जो भी अधिकार है, सारा कुछ अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा कर लगाना, उन्हें वसूलना, ये भी अधिकार जो है अंग्रेजों ने दीवानी अधिकार के तहत या द्वैध शासन के तहत अपने अधिकार में ले लिया। और कर लगाना है, माल गुजारी, शुल्क, भू राजस्व, ये सभी इसके अंदर सम्मिलित थे। तो ये सारे अधिकार जो है, ये कार्य कंपनी ने
कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रख ली है। तो सिविल न्याय हो गया, कर लगाना हो गया, वसूलना, उन्हें वसूलना हो गया, जैसे माल गुजारी है, शुल्क है, कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क लगाना या भू राजस्व की जो वसूली है वह करना, ये सारे अधिकार जो है कंपनी ने अपने पास रख लिए। और इसके 2 केंद्र बनाए कंपनी ने। तो दोस्तों इस कार्य के लिए जो है इन्होंने 2 केंद्र बनाए। तो 2 केंद्र देखते हैं कौन कौन से बनाए। एक बनाया इन्होंने पटना और एक बनाया मुर्शिदाबाद को। मुर्शिदाबाद बंगाल में, ये मुर्शिदाबाद जो है बंगाल में है। ये इनको 2 केंद्र बनाए इन्होंने इस कार्य को, दीवानी अधिकार के कार्य को करने के लिए, सारे कार्य को करने के लिए। तो यहाँ पटना में जो है इनका इसका हेड बनाया सीताब राय को। सीताब राय को इसका हेड बनाया। और बंगाल या मुर्शिदाबाद में इसका हेड बनाया मोहम्मद रजा खां को। मोहम्मद रजा खां को इसका हेड बनाया था। तो दोस्तों टॉपिक छोटा सा देश शासन लेकिन इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे सवाल बनते हैं कि दीवानी अधिकार किसके पास है, प्रशासनिक अधिकार किसके पास है। तो दीवानी अधिकार जो है कंपनी ने अपने पास रख लिए और बाकी जितनी भी व्यवस्था थी या जो भी कार्य करवाने थे वो सारे इन्होंने बंगाल के नवाब से करवाए। तो ये हमने देखा, ये सारा कुछ दीवानी अधिकार के तहत देख लिया। और अब हम देखेंगे प्रशासनिक अधिकार के बारे में। तो इसके अंतर्गत क्या क्या रखा था तो हम देखते हैं। प्रशासनिक अधिकार एक अलग से सेपरेट, प्रशासनिक अधिकार यानी ये नाम मात्र कहने को ये अधिकार थे, लेकिन ये सारा कुछ था, उत्तरदायित्व था बंगाल के नवाब का कि ये कार्य आपको करवाने हैं। और बाकी जहाँ से भी आय वगैरह प्राप्त हो रहा था, भू राजस्व सारे कुछ प्राप्त हो रहा था कंपनी का, जहाँ फायदा हो रहा था वह अधिकार कंपनी ने अपने पास रख लिए। तो प्रशासनिक अधिकारों में देखते हैं इन्होंने सैनिक अधिकार, उसके अलावा जो है कानून व्यवस्था, यह है बंगाल के नवाब को दी। इसके अलावा पेयजल, मतलब जितने भी कार्य करवाने हैं, पेयजल हो गया, सफाई कार्य या सफाई का जो भी है संचालन, सड़क, सुरक्षा, ये सारे कार्य जो है बंगाल के नवाब जो थे बंगाल के नवाब को दे दिए कि भाई ये कार्य आपको करवाने हैं। और इसी के अलावा एक नया पद सृजित किया गया था इसके तहत, वो भी इम्पोर्टेंट है। उस पद का नाम था उपनाजिम। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि उपनाजिम का पद इस द्वैध शासन के तहत उपनाजिम का पद सृजित किया गया। इसके तहत उपनाजिम का पद सृजित किया गया। और यह जो उपनाजिम का पद जो था, यह क्या कार्य करता था? ये जो नवाब था, नवाब के बाद सारा कार्य, नवाब के बाद सारा कार्य उपनाजिम संभालता था। यानी नवाब के जितने भी काम, उसके बाद में अगर कोई कार्य करेगा तो नवाब के बाद दूसरा नंबर इसी का आता था, सारा कार्य यही देखता था। और लेकिन एक चीज़ और थी, ये उपनाजिम का पद तो सृजन किया गया अंग्रेजों द्वारा, और अंग्रेजों ने यहाँ पे भी नवाब के हाथ बांध दिया कि इसकी जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति अंग्रेज करेंगे। यानी पूर्णतः जो नवाब था उसको बंदिश में ले लिया कि उपनाजिम का पद या उसका खर्चा वगैरह सारी चीज़ें आप संभालोगे, लेकिन उसकी नियुक्ति जो है हमारे द्वारा की जाएगी। और जो हमने देखा था मुर्शिदाबाद में मोहम्मद रजा खां, ये नाम देखा था हमने, जिसको हेड बनाया गया था बंगाल में मुर्शिदाबाद का, तो उसी को इस जो उपनाजिम है उसके पद का, यह पद उसको मोहम्मद रजा खां को दिया गया। और उसके अलावा नवाब को जो है, नवाब को 53 लाख रुपए दे दिए गए। तो ये द्वैध शासन था दोस्तों हमने जिसमें अधिकार देखे, और पूर्णतः इसमें फ़ायदा जो था कंपनी को था। और इसके बारे में जो द्वैध शासन के बारे में जो है
जैसे रॉबर्ट क्लाइव का जो काल था, इसी ने द्वैध शासन का आरंभ किया। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो स्टेटमेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है पर्सिवल स्पीयर। इसने इस काल को लूट का काल कहा। उसके अलावा देखते हैं हम के.एम. पणिक्कर, के.एम. पणिक्कर ने जो है दोस्तों इसको, ये भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, डाकुओं का काल कहा। यह है डाकुओं का काल, अंग्रेजों का जो काल था। पर्सिवल स्पीयर ने इसको लूट का काल कहा, के.एम. पणिक्कर ने इसे डाकुओं का काल कहा। और इनमें एक अंग्रेज जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, गवर्नर जो थे वह, उन्होंने 1765 से 85 का जो काल है, 1765 से 84 के काल को के बारे में कहा है कि 1765 से 84 तक भारत में अंग्रेजों जैसी भ्रष्ट 1765 से 84 तक भारत में अंग्रेजों जैसी भ्रष्ट, निकम्मी, बुरी सरकार, यानी खुद ने इन्होंने अपने सरकार के बारे में या अपने जो अंग्रेजी उसके अंग्रेज सरकार के बारे में ये कह दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि 1765 से 84 तक भारत में अंग्रेजों जैसी भ्रष्ट, निकम्मी और बुरी सरकार संसार में कहीं भी नहीं थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पर्सिवल स्पीयर ने लूट का काल, डाकू का काल कई बार पूछा जाता है। के.एम. पणिक्कर ने, इंपॉर्टेंट है ये भी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि 1765 से 84 तक भारत में अंग्रेजों जैसी निकम्मी, भ्रष्ट और बुरी सरकार संसार में कहीं नहीं थी। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट आता है दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही उसको देख लेते हैं। रिचर्ड बियर। तो रिचर्ड बियर का जो स्टेटमेंट है दोस्तों वह है कि यह देश, यानी भारत के बारे में, बड़े बड़े तानाशाह, यानी यह देश बड़े बड़े तानाशाही के सामने हरा भरा एवं लहराता रहा, परंतु, यानी उसके बाद जो कंपनी को दीवानी अधिकार मिले थे, परंतु जब से कंपनी को दीवानी अधिकार, यानी जब से कंपनी को, यह देश बड़े बड़े तानाशाही के सामने हरा भरा एवं लहराता रहा, परंतु जब से कंपनी को दीवानी अधिकार मिले हैं, यह देश उजाड़ हो गया। दोस्तों कई बार स्टेटमेंट पूछा जाता, तो ये रिचर्ड बियर का है। रिचर्ड बियर ने कहा था कि यह देश बड़े बड़े तानाशाही के सामने हरा भरा एवं लहराता रहा, परंतु जब से कंपनी को दीवानी अधिकार मिला तो ये देश क्या हो गया, उजाड़ हो गया। तो देखा हमने, ये भी कहा गया था कंपनी के दीवानी अधिकार को लेकर जो देश शासन था उसके लिए। तो दोस्तों यह था देश शासन, जो कि छोटा वीडियो था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।